वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी क्लास 6 की ये बुक जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जहां हम विविधता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लेक्चर नंबर 10 पे हम पहुंचे हुए, 9 लेक्चर्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। तो शुरू करने से पहले, जैसा हम हमेशा बोलते हैं, आपको ये बुक जहां पर हम पढ़ रहे हैं वो पेज ओपन करना है, उसके साथ साथ कॉपी, पेन, पेंसिल अपने साथ रखनी है, ताकि जहां जरूरत पड़े वहां आप उस या तो बुक में ही या अपनी कॉपी में उस चीज को लिख सकें। हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जहां पर हम डाइवर्सिटी को, विविधता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर हमने अभी तक बहुत सारी चीजें सीखी हैं। कहीं ना कहीं हमने डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में, विविधता में और असमानता में अंतर भी समझा कि दोनों में क्या अंतर होता है। फिर उसके बाद हमने भारत में भी देखा कि भारत में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, और अब उसके कारण जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि इतनी विविधताओं का कारण होता क्या है, कि कैसे इतनी डाइवर्सिटी किसी एक ही जगह पर पाई जा सकती है। तो डाइवर्सिटी पाने की जो हमने देखा कि डाइवर्सिटी जो बन रही है या फिर डाइवर्सिटी जो उत्पन्न हो रही है वो कैसे हो रही है, उस पर दो चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव हमने देखा। एक तो वहां की हिस्ट्री का, पास्ट का, इतिहास का, और दूसरा वहां की ज्योग्राफी का, जिसे हम कहेंगे कि भौगोलिक स्थिति का। इन दोनों का प्रभाव इस डाइवर्सिटी पे पड़ता है, और उसी का एग्जाम्पल लेके, उसी का उदाहरण लेकर हम दो शहरों के बारे में, दो राज्यों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक तरफ हम लद्दाख और दूसरी तरफ केरला, इन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। जहां पर लद्दाख के बारे में हमने पढ़ा कि लद्दाख किस तरह का एरिया है। लद्दाख में रेगिस्तान पाया जाता है, बहुत ठंडा एरिया है, ज्यादातर वहां पर बर्फ पाई जाती है। खेती बाड़ी वहां पॉसिबल नहीं है, खेती बाड़ी संभव नहीं है। रेगिस्तान वाला एरिया, बारिश बहुत कम होती है। उनको पीने के पानी के लिए गर्मियों का इंतजार करना पड़ता है, जब बर्फ पिघलती है तो वो अपना पीने का पानी वहां से ला पाते हैं। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से वहां के लोग अब क्या खा पाएंगे। खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, तो मीट खाएंगे, मांस खाएंगे। और उसके साथ ही जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध के जो उत्पाद होते हैं, उनमें से जैसे बटर और चीज का हमने एग्जांपल देखा, ये चीज वो लोग खाते हैं। और लद्दाख के बारे में हमने एक खास चीज और जानी। क्या थी वो खास बात? वहां की जो गोट, क्या पालते हैं वहां के लोग जो है बेसिकली बकरियां और भेड़। और जो वहां की जो गोट है, जो बकरी है, वो बहुत स्पेशल टाइप की, बहुत विशेष है। क्यों है? क्योंकि उससे हमें एक तरह की ऊन मिलती है, वूल मिलती है, जिसे हम बोलते हैं पश्मीना। जिसे हमने पढ़ा कि हमें वहां से पश्मीना वूल हमें मिलती है, पश्मीना ऊन हमें मिलती है। ये बहुत हल्की और बहुत गर्म होती है, और इसीलिए इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत महंगी ये हमें मिलती है। और यहां से कश्मीर के लोग आते हैं, उनसे पश्मीना ऊल खरीदते हैं, पश्मीना ऊन खरीद के, और वो पश्मीना शॉल बना के आगे बेचते हैं। तो पश्मीना शॉल की कीमत भी बहुत महंगी होती है। अब यहां पर जो प्रभाव पड़ा, यहां की जो आज की हम संस्कृति देखते हैं, पहली चीज तो हमने देखी कि ज्योग्राफी का क्या प्रभाव है। भौगोलिक प्रभाव तो हमने देख लिया इस लद्दाख पे, कि ज्योग्राफी के हिसाब से वहां कुछ होता नहीं है, तो वहां के लोग कैसे रहते हैं। और वहां के मौसम के कारण वहां पे जो गोट, वहां पे जो बकरी पाई जाती है, क्या स्पेशल है, और उसकी वजह से वहां के लोगों पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये हमने देखा। तो ज्योग्राफिकल प्रभाव या फिर भौगोलिक प्रभाव क्या है, ये हमने समझा। अब ऐतिहासिक प्रभाव भी समझ लेते हैं कि इतिहास का वहां के कल्चर पर, वहां की डाइवर्सिटी पे इतिहास का क्या प्रभाव रहा, वो भी हम समझते हैं। अब यहां के जो लोग हैं, पुराने टाइम पे क्या माना जाता था लद्दाख को? इट वॉज कंसिडर्ड ए ट्रेड रूट, गुड ट्रेड रूट। पुराने टाइम पर, हिस्ट्री में, इसको एक बहुत अच्छा, हम कहेंगे व्यापारिक रास्ता, एक बहुत अच्छा माना जाता था, जहां से व्यापार होता था, जहां से ट्रेड चलता था।
एक बहुत अच्छा रास्ता इसको मानते थे। तो सभी व्यापारी इस रास्ते से होके जाते थे, लद्दाख में से होके जाते थे। एज इट हैड मैनी पासेस, क्योंकि यहां पर, क्यों ये रास्ता था? क्योंकि यहां पर बहुत सारे पासेस थे। पासेस का मतलब क्या होता है? पासेस का मतलब रास्ते भी होता है, रास्ते भी होता है, राहें भी होता है, दर्रे भी होता है। तो बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी घाटियां हैं। पहाड़ों पे चलना इतना आसान नहीं होता, पहाड़ों पे आना जाना इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन यहां पे बहुत सारी घाटियां हैं जिस पे से आना जाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसीलिए व्यापारियों के लिए एक बहुत, हम कहेंगे कि एक बहुत अच्छा रास्ता उन्हें लद्दाख के जरिए मिल गया था। थ्रू विच, जिसमें से क्या? कारवां। कारवां क्या होते हैं? कारवां होते हैं काफिले। जब बहुत सारे गाड़ियां एक साथ निकलती हैं, हम कहते हैं ना प्रधानमंत्री का कारवां जा रहा है, प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है, तो यानी एक साथ कई सारी गाड़ियां निकल रही हैं। ये व्यापारी भी एक एक करके नहीं, एक साथ ग्रुप में चलते थे, तो वो काफिले में चलते थे, कारवां में चलते थे। तो कारवां होता है काफिला। तो यहां पर थ्रू विच कारवां ट्रेवल्ड, जिससे काफिले यात्रा करते थे। तो यहां पर यह बहुत अच्छा ट्रेड रूट था, व्यापारिक रास्ता था लद्दाख में। टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत, कहां जाते थे? ये जो कारवां थे ये यात्रा करते थे कहां पर? तिब्बत के लिए। तो कहां से आएंगे हम? इसको अगर हम देखें, ये मैप हमारा सेंट्रल इंडिया से आएंगे, सेंट्रल इंडिया बोल रहा हूं, सेंट्रल वर्ल्ड से, सेंट्रल एशिया से आते थे, मध्य एशिया से, और वहां से इस रास्ते होते हुए तिब्बत तक पहुंचते थे। वो कहां तक जाते थे? तिब्बत तक। यहां पे तिब्बत है, यहां से चले और तिब्बत तक पहुंचते थे, तो रास्ता क्या हुआ? लद्दाख। और व्यापारियों का रास्ता जहां पर होता है वहां पे अच्छा खुद भी एक व्यापार का वो जगह है, वो बन जाती है। तो ये कहां तक जा रहे हैं? तिब्बत तक जा रहे हैं। दीज कारवां, ये जो काफिले थे, कारवां थे, ये क्या करते थे? कैरीड, ढोके ले, कैरी मतलब किसी चीज को ढोके ले जाना। तो ये जो काफिले थे ये क्या लेके जाते थे? ये लेके जाते थे टेक्सटाइल, कपड़े, कपड़े का व्यापार कर रहे हैं तो कपड़ा लेके जा रहे हैं। स्पाइसेस, मसाले, स्पाइस का मतलब होता है मसाले। रॉ सिल्क, कच्चा रेशम, एंड कारपेट्स, और दरियां। ये जो उस टाइम पे व्यापारी करते थे, ये सब व्यापार का सामान अपने काफिले में लेके चलते थे। कपड़ा वो लेके चल रहे हैं, मसाले वो लेके चलते थे, कच्चा रेशम लेके चलते थे, दरियां जो जिसपे हम सोते हैं वो दरियां बिछाने वाली, कारपेट्स, वो ये लेके चलते थे। तो ये सब ट्रेड रूट था, एक अच्छा व्यापारिक रास्ता था ये हमारा लद्दाख। ऐसा नहीं था कि रेगिस्तान है तो यहां कोई आता जाता ही नहीं है, आने जाने का तो बहुत अच्छा रास्ता होता था। बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म जो था वो पहुंचा, रीच्ड तिब्बत। बुद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, कहां से? वाया लद्दाख, लद्दाख के रास्ते से होके। बुद्ध धर्म को जो फैलाया गया तिब्बत में वो लद्दाख के रास्ते से ही गए। बुद्ध धर्म भी तिब्बत में लद्दाख के रास्ते पहुंचा। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटिल तिब्बत। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोडक्शन क्या होता है? परिचय, कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, मतलब मैं अपना परिचय दे रहा हूं, अपने बारे में बता रहा हूं। तो ऐसे ही इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड, इस्लाम का जो परिचय हुआ इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में, यानी इस एरिया में, लद्दाख के एरिया में जो इस्लाम आया वो कैसे आया? मोर देन 400 ईयर्स अगो, आज से 400 साल पहले यहां पर इस्लाम पहुंचा। आज से 400 साल से भी पहले इस्लाम यहां पर पहुंचा। एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन देयर, और इसीलिए इस्लाम वहां पहुंच गया 400 साल पहले, इसीलिए आज यहां पर एक सिग्निफिकेंट मतलब बहुत अच्छी, महत्वपूर्ण भी कहते हैं हम इसे, सिग्निफिकेंट अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम जनसंख्या यहां पर है।
क्योंकि 400 साल पहले यहां पर इस्लाम आ चुका था। इसीलिए आज हम यहां पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा जनसंख्या में मुस्लिम लोग भी हम यहां पाते हैं कि यहां पर मुस्लिम लोग बहुत बड़ी जनसंख्या में यहां लोग रहते हैं। लद्दाख हैज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन। रिच मतलब होता है समृद्ध, संपन्न जिसे हम कहते हैं। रिच होता है समृद्ध। तो लद्दाख के पास बहुत ही समृद्ध ओरल ट्रेडिशन है। ओरल ट्रेडिशन, ओरल मतलब मौखिक, मौखिक। जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, मैं जब बोल रहा हूं तो मैं ओरली बोल रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं, मौखिक रूप से। अगर मैं इसका सहारा ना लूं तो मैं कंप्लीटली क्या बोलूंगा कि मैं ओरली आपको पढ़ा रहा हूं, सिर्फ बोल के पढ़ा रहा हूं। अगर मेरे पास बोर्ड ना हो, अभी तो मेरे पास बोर्ड भी है तो मैं लिख के भी पढ़ा रहा हूं, दिखा के भी पढ़ा रहा हूं, है ना। लेकिन अगर ये सब ना हो तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं ओरली, सिर्फ बोल के आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ओरल ट्रेडिशन, मौखिक ट्रेडिशन हम कहेंगे, मौखिक परंपरा या फिर मौखिक संग्रह है यहां पर। तो लद्दाख के पास बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। किस चीज का? सॉन्ग्स का और पोयम का, संगीत, गानों का और कविताओं का एक बहुत बड़ा मौखिक संग्रह है। किताब में नहीं है, लेकिन वहां गाते इतने इतने सारे गीत और कविताएं वहां पर गाई जाती हैं। बहुत ही समृद्ध है इस मामले में। बहुत तरह के गीत वहां चलते हैं, गाने चलते हैं, बहुत तरह के कविताएं वहां पर चलती हैं। लोकल वर्जन्स, लोकल वर्जन मतलब क्या होता है? लोकल वर्जन का मतलब होता है स्थानीय रूप। स्थानीय रूप कि वो ओरिजिनली कुछ और है, उसी की कॉपी हम कहेंगे कि इस तरह की कॉपी हम यहां पर यूज करते हैं। तो स्थानीय रूप, लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक। तिब्बत का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है, एपिक का मतलब महाकाव्य भी होता है। जैसे हमारे भारत में 2 एपिक हम मानते हैं, 2 महाकाव्य हम मानते हैं। कौन कौन से? एक महाभारत, दूसरा रामायण। रामायण और महाभारत भारत के 2 महाकाव्य हैं, 2 एपिक हैं। तो ऐसे ही तिब्बत का जो महाकाव्य है, राष्ट्रीय महाकाव्य फिर राष्ट्रीय ग्रंथ जो है, जिसका नाम है केसर सागा। केसर सागा उसका स्थानीय रूप है। वहां का राष्ट्रीय ग्रंथ जो भी हो, केसर सागा उसका लोकल वर्जन है। यानी लद्दाख में जो तिब्बत का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है, उसका जो स्थानीय वर्जन हो गया, लोकल रूप हो गया, उसको केसर सागा के नाम से जानते हैं। ये क्या है? आर परफॉर्म्ड एंड संग। परफॉर्म किए जाते हैं, प्रदर्शन किया जाता है, मतलब नाटक कर रहे हैं इसमें से। केसर सागा में से निकाल के कहानियां, उसके नाटक वहां पर होते हैं और उसमें से गाए जाते हैं बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, दोनों के द्वारा। मुस्लिम भी और बुद्धिस्ट भी, दोनों ही इस ग्रंथ में से गाते हैं और उसके ऊपर नाटक करते हैं। बुद्धिस्ट भी और मुस्लिम भी, दोनों ही धर्म के। तो ये लद्दाख का हमने समझा, लद्दाख का हमने समझा। तो लद्दाख में चाइना का भी इन्फ्लुएंस है, बुद्धिस्ट भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू तो है ही। तो सभी तरह का इन्फ्लुएंस है। पास्ट में हमने देखा किस तरीके से वहां से हिस्ट्री में कैसे कैसे लोग आए, बुद्धिस्ट कैसे गया वहां पर, लोग चाइना की तरफ जाते थे तो चाइना का भी कुछ प्रभाव पड़ा, और मुस्लिम्स भी 400 साल पहले जो आए, वो सारी चीजें हमने समझी। अब केरला की तरफ चलते हैं। लद्दाख को हमने समझा, अब केरला का भी देख लेते हैं कि भौगोलिक रूप से वहां पे क्या प्रभाव पड़ता है और ऐतिहासिक रूप से वहां पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ है। तो केरला कहां पर है? ये रहा केरला, जिसको हम बोलेंगे केरला इज अ स्टेट। केरला एक राज्य है इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ और वेस्ट, यानी कि इधर साउथ वेस्ट कॉर्नर में, दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में स्टेट केरला। कौन सा है? केरला। मैंने आपको बता भी दिया कहां पर है। इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड, कि एक तरफ, सराउंडेड का मतलब क्या होता है? सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, सराउंडेड मतलब होता है घिरा हुआ। ये एक साइड से, केरल स्टेट एक साइड से तो घिरा हुआ है समुद्र से, एक साइड तो समुद्री समुद्र है, और दूसरी साइड एंड हिल्स ऑन द अदर, और दूसरी साइड क्या है? हिल्स यानी पहाड़ी। इस साइड अगर हम देखेंगे
तो इस साइड पहाड़ी है। ये पूरे एरिया में यहां से लेके यहां तक ये एक पूरी पहाड़ियां हैं। भारत में जब इस हिस्से को देखेंगे तो यहां पर इस हिस्से में पहाड़ियां हैं जिन्हें हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। ये पहाड़ियों के नाम, इधर की पहाड़ियां हैं। तो एक साइड तो पहाड़ी हो गई और एक साइड ये समुद्र से घिरा हुआ है। केरल बीच में फंस गया। एक साइड पहाड़ियां और एक साइड समुद्र है, बीच में केरल है, बीच में केरल। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस, की बहुत संख्या में मसाले, लाइक जैसे कि पेपर, बहुत संख्या में मसाले जैसे पेपर, पेपर होता है काली मिर्च। क्लोव्स, क्लोव्स होते हैं लौंग, क्या होते हैं? लौंग। एंड कार्डामम्स, इलायची, कार्डामम होती है इलायची। काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, आर ग्रोन, यहां उगाई जाती हैं ऑन हिल्स, पहाड़ियों पे। केरला में एक साइड पहाड़ी है, पहाड़ियों पे मसाले उगाए जा रहे हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सारे मसाले यहां पर उगाए जाते हैं। इट इज स्पाइसेस, कि ये मसाले ही हैं दैट मेड दिस रीजन, जिसने इस क्षेत्र को बनाया है। क्या क्या बनाया है? एन एट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के लिए, व्यापारियों के लिए एक आकर्षक स्थान इसको बना दिया। एट्रैक्टिव मैंने पहले बताया था, आकर्षक, ट्रेडर्स व्यापारी। तो ये जो मसाले हैं, मसालों ने इस केरला स्टेट को एक आकर्षक स्थान बना दिया व्यापारियों के लिए। अब व्यापारी यहां पर मसाले खरीदने आते हैं। अगर हम इंडिया में देखें, जो बाहर से लोग आते हैं, ज्यादातर लोग यहां से मसाले खरीदने लोग आते हैं। तो इन मसालों ने केरला स्टेट को एक आकर्षक स्थान बना दिया व्यापारियों के लिए। जूइश एंड अरब ट्रेडर्स, जूइश हुए या फिर अरब व्यापारी हुए, वर द फर्स्ट टू कम। जूइश जिसे हम यहूदी भी कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? यहूदी। क्या कहते हैं? यहूदी। यहूदी या फिर अरब व्यापारी, वो क्या आए थे? वर द फर्स्ट टू कम हेयर, वो पहले ऐसे थे जो भारत में पहुंचे थे। मतलब भारत में नहीं, यहां पर मसालों के लिए पहुंचे थे, यहूदी और अरब। द एपोस्टल, एपोस्टल क्या होता है? एपोस्टल भी कह सकते हैं। एपोस्टल क्या होता है? एपोस्टल होता है बेसिकली दूत। दूत, जैसे पुराने टाइम पे राजा भेजते थे ना अपने दूत, ये दूत होता है जो भगवान के द्वारा भेजा गया हो। ऐसा माना जाता है ये दूत कौन सा है? जो भगवान के द्वारा भेजा गया है। तो भगवान के द्वारा भेजा गया दूत या फिर धर्म के लिए आया हुआ दूत, उसे हम क्या बोलते हैं? एपोस्टल। क्या बोलते हैं? एपोस्टल। तो ये एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, ईसाई धर्म का दूत, यानी ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए ईसाई धर्म का दूत जिसे हम कहेंगे सेंट थॉमस। सेंट थॉमस जो ईसाई धर्म का दूत था, ईसाई धर्म को फैलाने के लिए आया था, इज बिलीव्ड, ये माना जाता है, बिलीव मतलब मानना, ये माना जाता है टू हैव कम हेयर, कि वो यहां आया था। कहां पर? केरल में। नियरली 2000 ईयर्स अगो, लगभग आज से 2000 साल पहले। आज से लगभग 2000 साल पहले केरल में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई धर्म का दूत बनकर सेंट थॉमस केरल में आया था। लगभग 52 एडी पे अगर हम देखें, 52 एडी में ये आया था सेंट थॉमस। एंड ही इज क्रेडिटेड, क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय, कि हम इस काम का श्रेय किसे दें, तो हम किसे क्रेडिट करें? तो ही इज क्रेडिटेड, उसे श्रेय दिया जाता है विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, कि ईसाई धर्म को, क्रिश्चियनिटी को भारत में लाने का श्रेय हम सेंट थॉमस को देते हैं, कि सेंट थॉमस ही वो व्यक्ति था जो भारत में ईसाई धर्म को लेकर आया। तो यहां पर दिया जाता है श्रेय।
मैनी अरब ट्रेडर्स, कि बहुत सारे अरब व्यापारी और ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर, बहुत सारे अरब व्यापारी भी यहां आए और यहां पर आकर बस गए। सेटल डाउन होना, बसना, कि बहुत सारे अरब व्यापारी आए अलग अलग देशों से, अरब देशों से, और यहां आकर यहीं बस गए। इब्न बतूता, ये भी एक ट्रेवलर था, यात्री था। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर, जिसने यहां यात्रा की थी केरल में, ए लिटल लेस देन ए 700 ईयर्स अगो, कि आज से लगभग 700 साल पहले इब्न बतूता आया था 1334 में। मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम पे राजा होता था दिल्ली में। तो 1334 के आसपास इब्न बतूता, आज से लगभग 700 साल पहले इब्न बतूता यहां पर जिसने यात्रा की थी, रोट ए ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग क्या होता है? यात्रा का वर्णन। ट्रेवलॉग होता है यात्रा का वर्णन या फिर यात्रा वृतांत, कि उसने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा था, अपनी यात्रा के बारे में चीजें लिखी थी। इन विच, जिसमें ही डिस्क्राइब्स, जिसमें उसने वर्णन किया है द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, कि यहां पे मुस्लिम्स किस तरीके से रहते थे। मुस्लिम्स के जीवन का इन्होंने वर्णन किया है अपने बुक में। इब्न बतूता ने जो अपनी यात्रा का जो वृतांत लिखा, अपनी यात्रा के बारे में लिखा हुआ है, वहां पर वो भारत के बारे में भी कुछ वर्णन किया है, और उसमें इन्होंने मुस्लिम्स जो यहां रह रहे थे उनके जीवन के बारे में वर्णन लिखा हुआ है। एंड सेज, और कहा है, दैट दे वर ए हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी, कि जो मुस्लिम थे वो बहुत ज्यादा, हम कहेंगे कि सम्मानजनक समुदाय थे, कि उनकी यहां पर बहुत इज्जत थी। मुस्लिम्स के बारे में इसने लिखा इब्न बतूता ने कि यहां पर जो मुस्लिम्स रहते थे उनकी यहां पर बहुत इज्जत थी, बहुत ही सम्मानजनक उनका समुदाय था, रेस्पेक्टेड कम्युनिटी थी। दी पोर्तुगीज, अरब आ गए, इब्न बतूता आ गया, उससे पहले क्रिश्चियनिटी आ गई। ये सब पास्ट की बात चल रही है कि पास्ट की वजह से केरल पे क्या क्या फर्क पड़ा, कितने लोग यहां पर आ गए। भौगोलिक के हिसाब से हमने देख लिया, भूगोल के हिसाब से, क्योंकि एक साइड समुद्र है एक साइड पहाड़ी है, तो यहां पर बहुत अच्छी चीजें होती हैं, बहुत सारे मसाले यहां होते हैं, और इन मसालों के कारण इस इतिहास पे बहुत फर्क पड़ा कि यहां पर अरब ट्रेडर्स आ गए, क्रिश्चियनिटी आ गई। इब्न बतूता आके यहां लिख के गया कि मुस्लिम्स यहां पर बहुत इज्जतदार तरीके से रहते हैं। उसके बाद पोर्तुगीज भी यहां पर आए, पोर्तुगीज डिस्कवर्ड, पोर्तुगीज ने खोजा, पोर्तुगीज मतलब जो पुर्तगाल से आए थे, पुर्तगाली, उन्होंने खोजा द सी रूट, समुद्र का रास्ता टू इंडिया। कहते हैं भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। तो भारत की कोई खोज नहीं की, भारत आने के लिए रास्ते की खोज की थी। किसने? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कौन था? एक पोर्तुगीज था, पुर्तगाली था। तो पुर्तगालियों ने समुद्री रास्ता खोजा टू इंडिया, इंडिया के लिए, कि यूरोप से अगर भारत समुद्र के रास्ते आना हो तो किस रास्ते जाया जाए। यह रास्ता खोजने वाले पुर्तगाली थे, जिसमें वास्को डी गामा का नाम लिया जाता है। फ्रॉम यूरोप, यूरोप से इंडिया का समुद्र का रास्ता पुर्तगालियों ने खोजा। व्हेन वास्को डी गामा, नाम आ गया जब वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर, जब वो अपने शिप के साथ यहां लैंड किया, यहां पर उतरा। तो वास्को डी गामा सबसे पहला आया था पुर्तगाल से, यूरोप से, जो समुद्र के रास्ते पहुंचा, समुद्र के रास्ते ढूंढने वाला। ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो ये भी आया, किस लिए आया था? व्यापार करने। इसने भी यहां से बहुत मसाले लेके गया, वहां जाके खूब महंगे उसने बेचे, खूब कमाई उसने की। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, कि इनकी वजह से, क्योंकि इतने सारे विभिन्न जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्रभाव जो यहां पड़े हैं,
केरल में इतने सारे ऐतिहासिक प्रभाव जो पड़े, यहां पर क्रिश्चियनिटी आई, यहां पर अगर हम देखें अरब आए, यहां इब्न बतूता ने बताया मुस्लिम्स यहां रह रहे हैं, ईसाई धर्म आया, मुस्लिम्स यहां आए, पुर्तगाली यहां पर आए, अलग अलग जगहों से लोग आए, और उसकी वजह से जो ऐतिहासिक प्रभाव जो यहां पड़ा, पीपल इन केरला, जो लोग केरल में आज रहते हैं, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं। यहां पर अब सच एस जैसे जुदाइज्म मिल जाएगा, इस्लाम मिल जाएगा, क्रिश्चियनिटी मिल जाएगी, हिंदुइज्म मिल जाएगा, बुद्धिज्म मिल जाएगा, इतने सारे धर्म आपको यहां मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ के हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, ऐतिहासिक प्रभाव की वजह से, क्योंकि इतिहास में ये लोग आके यहां बस गए, तो इतने धर्म तो पाने ही है, यहां पर मिल नहीं है। तो इतिहास से कैसे डाइवर्सिटी आई वो हमने समझा, और भूगोल से कैसे आई वो भी समझा, भूगोल से कैसे आई वो भी समझा। अब यहां के लोग करते क्या? तो यहां पर द फिशिंग नेट्स, फिशिंग नेट क्या होता है? फिश को पकड़ने के लिए जो नेट है, मछली का जो जाल होता है, मछली को पकड़ने के लिए जो जाल होता है उसे कहते हैं फिशिंग नेट। द फिशिंग नेट यूज्ड हियर, जो मछली का जाल, जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल यूज करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, वो दिखाई देता है कैसा? एग्जैक्टली लाइक चाइनीज फिशिंग नेट्स। बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल, जो यहां पे जो मछली पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल चाइनीज फिशिंग नेट के बराबर दिखता है, कि जैसे चाइनीज मछली पकड़ने का जाल हो, बिल्कुल सेम दिखता है यहां का मछली का जाल। एंड और कॉल्ड चीना वाला, और इसके जाल को भी क्या बोलते हैं? चीना वाला बोलते हैं। जो मछली पकड़ने का जाल है बिल्कुल चाइनीज जाल की तरह दिखता है, और इसका नाम भी चीना वाला है। क्या नाम है मछली पकड़ने के जाल को केरल में? चीना वाला कहते हैं। इवन द यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, कि जो यूटेंसिल है, जो बर्तन है, यूज्ड फॉर फ्राइंग, फ्राइंग मतलब, फ्राई मतलब होता है तलना, किसी चीज को तलना, फ्राई करना, कि जो बर्तन जिसे हम तलने के लिए यूज में लाते हैं, तलने के लिए प्रयोग करते हैं, इज कॉल्ड चीना चट्टी। मछली के जाल का नाम चीना वाला, बर्तन का नाम चीना चट्टी। एंड इट इज बिलीव्ड, और यह माना जाता है, दैट द वर्ड चीन, ये जो शब्द है चीन, कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, ये चाइना से आया हो सकता है। ये माना जाता है, जो चीन हम वर्ड यूज कर रहे हैं, चाहे चीन वाला में करें चाहे चीना चट्टी में करें, ये कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये चाइना से ये शब्द आया है। तो चाइना का भी इन्फ्लुएंस है यहां पर। द फर्टाइल लैंड, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। यहां की जो उपजाऊ जमीन है, जो फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ जमीन है। एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, और यहां की जो जलवायु है, यहां का जो मौसम जो रहता है, आर सूटेड, सूटेड मतलब उपयुक्त है। यहां की जलवायु, यहां की जमीन, ये उपयुक्त है किस चीज के लिए? टू ग्रोइंग राइस, चावल उगाने के लिए। यहां की जमीन, यहां की जलवायु चावल उगाने के लिए बड़ी उपयुक्त है। एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल, और इसीलिए जो ज्यादातर लोग हैं यहां पर, वो क्या खाते होंगे? ईट राइस, राइस उगता है तो राइस खाते होंगे। और समुद्र किनारा तो मछली तो पकड़ते ही हैं, मछली पकड़ने का जाल देखा तो ये मछली भी खाते हैं। और यहां पर वेजिटेबल्स भी, उपजाऊ जमीन है, तो यहां के लोग राइस खाते हैं, राइस उगा पा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, मछली और वेजिटेबल। लद्दाख वाले क्या खा रहे थे? जो वहां मिलेगा वही खा पाएंगे, मांस खाएंगे और दूध से बने हुए प्रोडक्ट। यहां वाले लोग राइस, राइस के साथ साथ मछली, मछली के साथ साथ वेजिटेबल। लद्दाख वाले मछली खा रहे हैं? नहीं खा रहे, वहां मिलती नहीं है, यहां खूब मिलती है इसलिए ये लोग खाते हैं। तो भौगोलिक प्रभाव देखो कैसे पड़ता है वहां की चीजों पर, वहां के खान पान पे। ये है वो चाइनीज नेट, इस तरह का होता है जो हमने देखा, चाइनीज फिशिंग नेट्स, चाइना के जो मछली पकड़ने के जाल। ये एक बोट रेस का आपको फोटो दिया हुआ है।
वहां पे जो केरल में एक फेस्टिवल त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है ओणम फेस्टिवल। उस ओणम फेस्टिवल में बोट रेस उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, बहुत महत्वपूर्ण भाग होती है। मतलब ओणम फेस्टिवल में ये बोट रेस वहां पे कराई जाती है। तो उसी बोट रेस का एग्जाम्पल है, बोट रेस का ये फोटो दिया हुआ है। वेम्बनाड झील है वहां पे, बड़ी हम देखेंगे कि बोट रेस बहुत होती है ना। तो बेसिकली ओणम त्योहार के दौरान ये बोट रेस का ये फोटो यहां पर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि कैसे केरल और लद्दाख दोनों ही अलग अलग जगह हैं, तो अलग अलग तरीके के लोग दोनों जगह मिलेंगे। कैसे डाइवर्सिटी है वो हमने समझने की कोशिश की। अब दोनों को कंपेयर करेंगे इस पैराग्राफ में, लेकिन अब आपने दोनों को पढ़ लिया है तो मेरे बताने से पहले इस चीज को आप खुद पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ को आपको खुद पढ़ना है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आगे की चीजों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।